हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद दस। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती जो है 6 to 8 की 2.0 उसका मैं आपको एनसीईआरटी करवा रही हूँ। 6 to 8 थ्योरी आपकी मैं करवा रही हूँ और आज से आपके सर आपका एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे इसी, क्योंकि टाइम बहुत कम है और एक ही चीज़ मतलब मैं नहीं करवा सकती, तो एमसीक्यूज आपके सर करवाएंगे और थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो मैं करवाऊँगी। आपके मैंने एनसीईआरटी कक्षा 6 की मैंने आपके 6 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। आज आइए देखते हैं हम लोगों का 7th चैप्टर। आइए देखते हैं 7th चैप्टर हम लोगों का क्या है। गति एवं दूरियों का मापन। क्या है? गति एवं दूरियों का मापन। पहली हेडिंग है हम लोगों की यातायात। आइए देखते हैं यातायात। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान या तो अपनी पीठ पर अथवा पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। भाई, जो पुराना समय था, आपको भी पता है कि पहले यातायात के इतने साधन नहीं थे जितने आज के समय में साधन हैं। तब लोग पशुओं की बैलगाड़ी बनाते थे। आपको याद होगा, बैलगाड़ी पर लोग जाते थे, पहले पशु को बांधते थे, उनकी पीठ पर ले जाते थे, फिर उसके बाद बैलगाड़ी बनी। ऐसे करके धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक सभी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु शक्ति पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से एक नए शक्ति का स्रोत समावेश हुआ है। किसके? वाष्प इंजन के स्रोत से। वाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ियां तथा माल गाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया है। इसके पश्चात स्वचालित वाहन और जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का उपयोग होने लगा है। ठीक है, उसके बाद नाव और जहाज़ों का उपयोग होने लगा है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिसके बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, एक पटरी रेल, पराध्वनिक या सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं दूसरी हेडिंग क्या है। मापन। पहली क्या थी हम लोग को? यातायात। आइए देखते हैं मापन। मापन का अर्थ है किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। कितने? दो भागों में। एक भाग संख्या है, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। उदाहरण के लिए, यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैरों की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है तथा पैर की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापन के लिए चुना गया है। आइए देखते हैं मापन के मानक मात्रक कौन कौन से हैं। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में पहले प्रयोग किया करते थे। भाई, कोई पहले मापक यंत्र तो था नहीं, तो हम लोग ऐसे ही, पहले के लोग ऐसे ही अंदाजा लगा लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खनन में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग, कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई की मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी थोड़ी भिन्न होगी। प्राचीन भारत में छोटी लंबाई को मापने के लिए अंगुल अथवा मुद्दी का उपयोग किया जाता था। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहा, तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझनें आई होंगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। वर्तमान में जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली या SI/KD कहते हैं। लंबाई का मात्रक SI मात्रक है मीटर। प्रत्येक मीटर m को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। एक सेंटीमीटर के
10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार 1 मिलीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर लंबी दूरी के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे किलोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 100,000 मीटर। क्या? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। आइए देखते हैं वक्र रेखा की लंबाई मापना। किसी वक्र की लंबाई सीधे ही मीटर पैमानों का उपयोग करके नहीं माप सकते हैं। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए धागे का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? धागे का उपयोग कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं गतिशील वस्तुएं। भाई कौन? गतिशील वस्तुएं। इसके अतिरिक्त तितलियां, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती ट्रेन, रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी, घड़ी की सुइयां भी हो सकती हैं। गति के प्रकार देखते हैं। आइए, गति के प्रकार है सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा। 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं। इस प्रकार की गति को सरल रेखी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल रेखी गति कहते हैं। ठीक है। वाहनों की गति सरल रेखी गति का उदाहरण है। जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? सरल रेखी गति कहते हैं। क्या? जो सीधी दिशा में चलती है इनको क्या कहते हैं? सरल रेखी गति। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है तो इस प्रकार की गति वर्तुल गति कहते हैं। पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार के चाक आदि की गति क्या करती है? वर्तुल, यानी कि वृत्ताकार में जो गति होती है वो वर्तुल गति के उदाहरण है। किस गति का? वर्तुल। जो सीधी रेखा में चलती है उनको सरल रेखी गति कहते हैं। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। जो अपनी गति को दोहराती, जैसे पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिराट के तार, ढोलों के पृष्ठ आदि की गति कैसी है? आवर्त गति के उदाहरण है। कैसी? आवर्त गति के उदाहरण हैं। पत्थर को एक धागे से बांधकर इसे तेजी से घुमाने पर पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करता है। इस गति में पत्थर हाथ से दूरी समान रहता है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। बिजली के पंखों की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति के वर्तुल गति के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते, परंतु पंखे की पंखुड़ियाँ घूर्णन करती हैं तथा ऐसा ही घड़ी की सुइयाँ भी करती हैं। यदि पंखे की पंखुड़ियाँ अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दे तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इसे चिन्ह की दूरी समान रहेगी। आइए देखते हैं कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। एक पत्थर को डोरी से लटकाने के बाद पत्थर की दूसरी तरफ खींचकर फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है किसी लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलने वाले बच्चों की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते ढोलों की पृष्ठ गति से ये सभी आवर्त गति के उदाहरण है। किस गति के उदाहरण है? आवर्त गति के उदाहरण है, जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं। कब दोहराती हैं? एक निश्चित समय अंतराल की गति के बाद दोहराती हैं। नेक्स्ट है सिलाई मशीन अपनी इसी अवस्थिति पर रहती है जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है। इसमें एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती रहती है। यहाँ सुई आवर्ती गति कर रही है। कैसी गति कर रही है? आवर्ती गति कर रही है। गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती है और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल गति के साथ घूर्णन गति भी करती है। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में हुए परिवर्तन को दूरी मापन द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? दूरी मापन द्वारा किया जा सकता है। कोई वस्तु धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का चिकनी गोल गुटिकाओं के ऊपर अपने पथ के अनुदिश प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, जेट तथा चिन्ह बनाना, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र सभी
उदाहरण हमारे चारों ओर हर स्थान पर होने वाले गति को दर्शाते हैं। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, प्राचीन काल में लोग पैरों की लंबी उंगलियों की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग करते थे, मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझने भी होती थी तथा इसीलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा पहले हम लोग अपने आस पड़ोस में बहुत से लोग करते थे, आज भी बहुत से लोग करते हैं कि देखा होगा कि एक कटोरी पड़ोस वाली आंटी के यहाँ ले गए कि आंटी जी मुझे ये वस्तु दे दीजिए। फिर चीनी, मान लो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं चीनी, एक कटोरी चीनी उनसे ले आए, फिर जब हम लोग उनको वापस देने जाते थे तो उसी कटोरी में चीनी वापस देने जाते। तो ये हम लोगों का आपने देखा होगा पड़ोस में लोगों का मापक यंत्र होता है। आज भी कहीं कहीं लोग करते हैं, वरना अब सामान्यतः ये चीज़ें बहुत कम हो गई, क्योंकि अब चीज़ें हम लोग के पास में मार्केट अवेलेबल हो गई है तो जल्दी से ले आते हैं। पहले क्या था, बहुत दूर दूर मार्केट होती थी तो लोग नहीं ले पाए, तो आस पड़ोस में तो आपने देखा वो भी एक मापक यंत्र होता था ना, छोटा सा। आइए देखते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक उपयोग करते हैं तो इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। आपको भी पता है अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली है अब वो समस्त संसार में इसको मान्यता प्राप्त है। एसआई मात्रक में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी क्या रहती है, समान रहती है। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। आपका 7th चैप्टर जो है वो यहीं पे खत्म होता है। आइए हम लोग अब 8th चैप्टर देखते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है हम लोग का 8th, प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। देखते हैं इसके बारे में। बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है। प्रकाश वस्तुओं को देखने से हमारी सहायता करती है। क्या करती है, सहायता करती है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो समस्त पृथ्वी को क्या करता है, प्रकाशित करता है। दिन के समय इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें हम लोग दीप्त पिंड कहते हैं। आइए देखते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं। भाई कौन कौन सी पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं हैं। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी वस्तु है। कैसी, अपारदर्शी। भाई जब हम किसी वस्तु के इधर उधर देख ही नहीं सकते तो उनको क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं कहती हैं। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। कुछ वस्तुओं से आर पार देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ऐसी वस्तुओं क्या कहते हैं, पारभासी कहती हैं। जो हम लोग इधर उधर नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहते हैं, और जो इधर उधर देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखा, मतलब दिखाई तो देता है पर बहुत हल्का दिखाई देता है कि हाँ उधर कोई है पर कौन है ये समझ में नहीं आता, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देता है। तो ठीक है, आइए अब देखते हैं छायाएं। छायाएं क्या हैं, धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण है। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु की पहचान कर सकते हैं। छाया देखने के लिए कोई प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए होती है। सूची, छिद्र और कैमरा। कैमरा बनाने के लिए बहुत सी जटिल सामग्री चाहिए, लेकिन यदि केवल सरल सूची, छिद्र, कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। ठीक है। ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला हो जाता है। कैसा होता है, काला हो जाता है। सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। पहली बात तो हम लोग देख ही नहीं पाते हैं, अगर थोड़ी बहुत कोशिश भी करते हैं तो वो हम लोगों को कभी नहीं करनी चाहिए। दर्पण तथा परावर्तन। हम सभी घर पर दर्पण का उपयोग करते हैं। दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील तथा अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। क्या देखते हैं, परावर्तन।
दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। आइए अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती हैं। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में होकर जाने देती हैं तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं, मतलब कुछ भाग को ही। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनाती है। क्या बनाती है? छाया बनाती है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। कैसे करता है प्रकाश? प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है। आपका 8th चैप्टर है जो NCERT 6 का, वो भी आपका खत्म होता है। आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए करिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच।